नमस्कार मित्रों, आपका अपने एजुकेशन मंत्र चैनल में फिर से स्वागत है। इस बार वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मित्रों, कुछ समय से बड़ा व्यस्त शेड्यूल चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पा रहा था। आज जो है हम चर्चा करेंगे संधि की। पिछली कुछ कक्षाओं में हमने संधि के बारे में पढ़ा था, संधि का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम आपको स्वर संधि में पढ़ाएंगे। स्वर संधि। स्वर संधि मैंने पिछली कक्षाओं में भी आपको बताया है कि स्वर संधि क्या होता है। जब हम दो स्वरों को आपस में मिलाते हैं, उनसे जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर संधि में हम स्वर को स्वर से मिलाते हैं। ठीक है, स्वर को स्वर से मिलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है हिम जमा आले। यहाँ पे पहले शब्द के अंतिम वर्ण कौन सा है? कुछ बच्चे अभी भी बोलेंगे सर अंतिम वर्ण इसमें माँ है, परंतु यह अंतिम वर्ण माँ नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था जिस वर्ण को आधा नहीं लिखा जाता या जिसके नीचे हलंत नहीं लगाया जाता और जिसमें कोई मात्रा भी नहीं दिखती, इसका अर्थ होता है उसके अंदर एक छुपा हुआ स्वर है और वो होता है अ। ठीक है, उसके अंदर आ छुपा होता है। तो इसके अंदर आ छुपा है। आ क्या होता है? स्वर होता है। यहाँ पे दूसरे शब्द का अलग दिख ही रहा है, आ। दोनों स्वर हैं, स्वर को स्वर से मिला रहे हैं। यहाँ पे भी हमने बोला है कि स्वर संधि में स्वर को स्वर से मिलाते हैं, तो यहाँ पे भी हम स्वर को स्वर से मिला रहे हैं। इसलिए स्वर को स्वर से मिलाने की वजह से ये कौन सी संधि हो जाती है? स्वर संधि। और आप सभी को पता है जब हिम में आ जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? इन दोनों की जगह पे बड़ा आ हो जाता है और शब्द क्या बनता है हमारा? हिमालय। ठीक है, तो हमारा हिमालय शब्द यहाँ पर बन जाता है। अब स्वर संधि के कुछ भेद होते हैं, उन भेदों के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि क्या होती है? आपने देखा होगा कि कुछ हम बोलते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, उन्हीं को जो है हिंदी में दीर्घ कहा जाता है। ठीक है, जब दो स्वरों को मिलाने से जैसे आ को आ से मिलाएंगे, दो आ हैं तो इनकी जगह पे क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम अ को आ से मिलाएंगे तो भी बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम आ को अ से मिलाएंगे तो भी क्या होगा? बड़ा आ बनेगा। ठीक है, अगर हम आ को आ से मिलाते हैं तो भी क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। ठीक है, तो ये होते हैं कि जब छोटे या बड़े को मिलाएं तो दोनों को मिला करके बड़ा हो जाता है। छोटे स्वर बड़ा स्वर को आपस में मिलाएंगे तो बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ई को ई से मिलाएंगे। अभी ई छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उत्तर हमेशा दीर्घ ई आएगा। ठीक है, अब छोटी या बड़ी का भी पूरा चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर चार्ट पूरा हम बनाने लगे तो सभी इसी में समय व्यस्त व्यर्थ हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई चाहे छोटी आए या बड़ी आए, प्लस ई छोटी आए या फिर बड़ी आए, इसका उत्तर क्या होगा? दीर्घ। ठीक है, ऊ छोटा आए या बड़ा आए, प्लस ऊ छोटा आए या बड़ा आए, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से री होता है, छोटा आए या फिर बड़ा आए। बड़ा री में एक बार और नीचे घुमा देते हैं। ठीक है, री चाहे छोटा आए या बड़ा आए, इन दोनों को मिलाकर हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है,
तो ये होते हैं, जब अ या आ को मिलाए तो आ हो जाएगा दीर्घ संधि में, ई को ई से मिलाए तो बड़ी ई हो जाएगा, ऊ को ऊ से मिलाए तो बड़ा ऊ हो जाएगा, और री को री से मिलाए तो बड़ी री हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको कुछ उदाहरणों की सहायता से देखते हैं। जैसे एक शब्द है देव जमा आल। देव शब्द के अंत में कौन सा वर्ण आया? फिर कुछ बच्चे बोलेंगे वाह है, वाह नहीं है क्योंकि इसके नीचे हलंत नहीं है। इसके लिए इसका अर्थ क्या है? इसके अंदर एक छुपा हुआ स्वर है, और वो कौन सा है? वाह को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नीचे हलंत लगा देंगे। हलंत लगने का मतलब होता है उसमें से वो स्वर हट गया, तो यहाँ से भी हट गया। हलंत लगा दिए तो यहाँ अ बचा, और इधर से आ निकाल लेंगे, बचा क्या? लय। ठीक है, अब संधि आपको बताया था कि दो वर्णों में होती है, इसमें और इसमें होगी। इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये ऐसे ही लिखेंगे देव। अब इन दोनों में संधि होनी है। ये दोनों मिलकर के, जब मैंने बोला था अ या आ दोनों आएंगे तो वो क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आ। ठीक है, पीछे क्या बचा? लय। अब हमें क्या करना है? इन सबको केवल जोड़ना है। जैसे अगर हम दे, वा में आ जुड़ेगा वा, ल या, देवालय। ठीक है, ये देवालय शब्द इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम आपको ई का उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे हम दीर्घ ई करेंगे, उसका उदाहरण भी हम आपको बताते हैं। गिरी जमा ईश। ठीक है, इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? ई। तो रा में से ई निकाल लेंगे, रा के नीचे हलंत आ जाएगा। कौन सी? ये हर्षवी छोटी ई। इसके बाद क्या है? दीर्घ ई। और मैंने फिर कहा था पहले में और दूसरे में संधि होती है, तो बाद वाले को ऐसे ही लिख देंगे। इसमें तो संधि नहीं होगी, ना लास्ट वाले में होगी, तो इनको ऐसे उतार देते हैं। अब संधि इन दोनों में होनी है, छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलके कौन सी हो जाएंगी? बड़ी ई। पीछे क्या बचा? श। अब इनको हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद क्या बनेगा? ग री। रा में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, री श, गिरीश। ठीक है, इस प्रकार से बड़ी ई की मात्रा इसमें लग जाएगी। एक ऊ का उदाहरण भी देख सकते हैं आप, एक फिर उसके बाद री का उदाहरण देखते हैं। ऊ का उदाहरण देखें आप। लघु जमा उर्मी। ठीक है, पहले शब्द के अंत में क्या है? ऊ। दूसरे शब्द के अंत में शुरू में बड़ा ऊ। इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, इनको ऐसे ही उतार दिया। इसमें कुछ नहीं करना, तो इसको ऐसे लिख देना ला घा। इन दोनों को मिलाकर छोटा ऊ बड़ा ऊ मिल करके बड़ा ऊ। इधर क्या बचा? मी। इनको जोड़ते हैं। ला, घा पे बड़े ऊ की मात्रा लगानी है, घू। उसके बाद क्या बचा? लघुर्मी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लघुर्मी शब्द बन गया। अब एक री का भी आप उदाहरण देख लीजिए। पितृ जमा ऋणम। पहले शब्द के अंत में क्या है? री। दूसरे शब्द के शुरू में भी री। अणाम से कुछ लेना देना नहीं, इन दोनों में ही संधि होनी है, तो पित्त को ऐसे उतार दिया हमने। ये री और ये री दोनों मिल करके दीर्घ री अणाम। ठीक है, अब इनकी मात्रा लगाएंगे। देखो, पी तो पहले से लिखा है,
ता के पैरों में री की मात्रा लगानी होगी बड़ी। एक री तो ऐसे लग गई, लेकिन हमें लगानी है बड़ी, तो एक बार और घुमाएंगे ऐसे, री ण पितृ ऋणम। इस प्रकार से पितृ ऋणम शब्द बनेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये विषय समझ में आया होगा, दीर्घ संधि किस प्रकार से की जाती है। हालांकि संधि को और भी विस्तार से समझाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक एक उदाहरण से समझ में आना चाहिए। और अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे बोल सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको विस्तार से दोबारा और समझाऊंगा, समझाने की प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से इसको और सरल तरीके से देखा जा सकता है। मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो भी जो है शिक्षा का लाभ उठा सकें और इस लॉकडाउन के समय पर वे भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। धन्यवाद।